साहित्यकार, रंगकर्मी होने के साथ साथ एक उच्च कोटि की अनुवादक है। विभा आवाज नहीं आ रही है सोनिया बेटा, आवाज नहीं आ रही है। सोनिया कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नजर आ रही है मुझे। वीडियो ऑफ कर लें तो सोनिया को आसानी। सोनिया आपकी आवाज नहीं आ रही है। बारिश का मौसम है, शायद कनेक्टिविटी की कमी होगी है। तो एक बार सोनिया आप ऑफ करके ऑन कर लीजिए। विभा रानी जी के 2 नाटक आव तनिक प्रेम करे तथा अगले जन्म मोए बिटिया न कीजो को अत्यधिक सम्मान। सोनिया जी आपको सुनाई पड़ रहा है? शुरू से शुरू कर दीजिए, शुरू से परिचय शुरू से शुरू कर दीजिए। एक बार आप सोनिया जी आप प्रारंभ से कीजिए बेटा, प्रारंभ से कीजिए, बीच में हाँ शुरू से कीजिए। मैं एक बार फिर नाम आमंत्रित कर रहा हूँ सोनिया जी का, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जो साथी अभी इसके बाद जुड़े हैं, कई साथी और आए हैं, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन के सहयोग से आज का ये तीसरा सत्र हम सब उसमें शामिल हैं। और परिचय के लिए मैं नाम आमंत्रित सोनिया जी का कर रहा हूँ। आज की मुख्य वक्ता हैं विभा जी, जो रंगमंच से जुड़ी हैं, रंग क्रिया से जुड़ी हैं, और शीर्षक है नाटक और रंगमंच कला। मैं आमंत्रित करता हूँ उनके औपचारिक परिचय के लिए सोनिया। नमस्कार सभी को। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स तथा महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन के सहयोग द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय ई कार्यशाला के तीसरे दिन के कार्यक्रम नाटक और रंगमंच विषय पर व्याख्यान देने के लिए आज की मुख्य वक्ता सुश्री विभा रानी जी हैं। मिथिला की माटी में जन्म लेने वाली सुश्री विभा रानी जी प्रख्यात साहित्यकार, रंगकर्मी होने के साथ साथ एक उच्च कोटि की अनुवादक भी हैं। विभा रानी जी रंगमंच के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए दुर्भाग्यवश कैंसर से पीड़ित होकर भी अपना हौसला टूटने नहीं देती। परिणाम स्वरूप कैंसर को भी विभा रानी जी से मात खानी पड़ी। कैंसर के दौरान अपने संघर्षों को विभा जी ने कविताओं में लिपिबद्ध किया है। विभा रानी जी की लोक कथा संग्रह मिथिला की लोक कथाएं तथा गोनू झा के किस्से के साथ साथ कथा संग्रह बंद कमरे का कोरस, चल खुसरो घर आपने तथा मैथिली कथा संग्रह खो सन निकसैत ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। दुलारी बाई, सावधान कुरुरवा, कसाई बाड़ा, पोस्टर, रीढ़ की हड्डी और मिस्टर जिन्ना जैसे नाटकों में अपने अभिनय की छाप छोड़ने के बाद इन्होंने स्वरचित एक पात्रीय नाटकों की चुनौतीपूर्ण कार्य में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विभा जी के लोकप्रिय पात्रीय नाटक हैं बालचंदा, मैं कृष्णा कृष्ण की, एक नई मेनका, नौटंकी, माई और भिखारिन। विभा रानी जी के 2 नाटक हैं आओ तनिक प्रेम करे तथा अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो को अत्यधिक सम्मान मिल चुका है। विभा जी भारत से बाहर फिनलैंड तथा यूएई में भी अपने नाटकों का प्रदर्शन कर चुकी हैं। विभा रानी जी 15 से अधिक नाटक, 2 फिल्में, टीवी सीरियल तथा 20 से अधिक किताबें लिख चुकी हैं। विभा जी का एक ब्लॉग है छम्मक छल्लो कहिस्ट,
जिसके माध्यम से वे देश दुनिया विशेषकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाती रहती हैं। विभा रानी जी अब तक कथा सम्मान, मोहन राकेश सम्मान, घनश्याम दास सर्राफ साहित्य सम्मान, डॉक्टर माहेश्वरी सिंह महेश सर्वोत्तम साहित्य सम्मान तथा साहित्य सेवी सम्मान जैसे ढेरों सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। आइए अब हम विभा रानी जी के श्री वचनों से नाटक और रंगमंच के अपने ज्ञान को और विस्तार दें। धन्यवाद। मैं इससे पहले कि विभा जी अपना स्थान मैं उनको आमंत्रित करूं, एक दो बातें नाटक के बारे में रखता हुआ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है, मैं विभा जी से सुबह भी बात कर रहा था कि नाटकों से जुड़ाव रहा है और मेरा बहुत सौभाग्य कि आप हमारे बीच में हैं। और जैसा इन्होंने परिचय में बताया कि कैंसर से भी आप लड़े, तो मुझे इस बात पे बहुत, कल भी बात जिजीविषा की चल रही थी, दो पंक्तियों के माध्यम से मैं उस बात को रख रहा हूं और आपको आमंत्रित करूंगा। अंधेरी रात चिरागों पे कितनी भी भारी हो, अंधेरी रात चिरागों पे कितनी भी भारी हो, यकीन करो कि सुबह जरूर आए। तो रंगमंच और खासतौर से रंगमंच के का जो प्रयोगात्मक क्षेत्र है, संघर्ष भरा क्षेत्र है, मैं उससे जूझा हूं। श्री राम सेंटर से भी मैंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया है और आप उस क्षेत्र में हैं और उससे लगातार जूझ रही हैं, क्योंकि फिल्म हम लोगों की सत्यता को उतनी गहराई से और सामने साक्षात्कार के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर पाती। नाटक में वो शक्ति होती है, इस शक्ति को आप संजो रही हैं और सबके साथ ये बांट रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि वो आए विभा जी और हम सबको लाभान्वित करें। विभा जी। माफ कीजिए, मैं सर एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। विभा रानी जी माफ कीजिए, आपको बोलने से पहले एक अद्यतन जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगी सबको कि अभी हाल ही में विभा रानी जी को उनके एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन नाटक के लिए, प्रेग्नेंट फादर के लिए, नेमिचंद्र जैन पुरस्कार से नवाजा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा नाटक है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, प्रशंसनीय। मैम आप शुरू कीजिए। आइए विभा जी, आइए। आप अनम्यूट कीजिए मैम। आवाज सुनाई दे रही है अब? कृपया बाकी सभी म्यूट कर लें, बहुत आभारी रहेंगे हम आपके। सबके सब म्यूट कर लें प्लीज। जी स्वागत विभा जी। जी, तो अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, जी आ रही विभा जी, आ रही है। ठीक, तो चलिए मैं अब शुरू करती हूँ। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और डॉक्टर धींगरा, डॉक्टर रक्षा गीता और यहाँ जितने 103 यहाँ मुझे लोग दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सैकड़े के ऊपर पार, 100 के पार के इस संसार में हम आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और मैं बहुत ही आभारी हूँ महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आता है, कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज आप सभी और जो हमारी युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने का मौका मुझे दिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि आप युवा जिन हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप में मेरी जान बसती है। और मैं आपके लिए कुछ करती नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं आप लोगों की ऊर्जा अपने में पाती हूँ, तो वो ऊर्जा 100 लोगों की ऊर्जा, 106 लोगों की ऊर्जा आज मुझे मिल रही है, तो मैं और भी ऊर्जावान हो रही हूँ। डॉक्टर धींगरा सुबह में हमसे उन्होंने बात भी की और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई और आज भी अभी भी उनसे बात हमारी हुई है। वो खुद इतने अच्छे कलाकार हैं और थिएटर से उनका जुड़ाव है, तो मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। आमतौर पर ये होता है कि जो आयोजक संस्थान होते हैं वो ये दाता की स्थिति में होते हैं और वो उन्हें लगता है कि हमने तो उन्हें बुला लिया,
तो मेरी क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है कि हम उन्हें जा करके फोन करें और उन्हें हम फिर से टेलीफोनिकली या कुछ ऐसे हम आमंत्रित करें। लेकिन मैं यहाँ डॉक्टर धींगरा की विनम्रता को मैं अपनी तरफ से और भी प्रणाम करती हूँ कि सर आपने हमें सुबह सुबह फोन करके हमें फिर से आमंत्रित भी किया और बातचीत करने का मौका भी दिया, तो आपके मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा समय है 1 घंटे का और मैं यहाँ समय देख रही हूँ कि यहाँ 5:45 के करीब होने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मेरे पास अभी 45 मिनट के करीब समय है, तो मैं 45 मिनट में आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है डॉक्टर धींगरा। सर मैं कौन कर दीजिए। मेरा आपसे ये निवेदन था कि आप जी। अपनी बात पूरी रखिए, अपनी क्योंकि थोड़ा व्यवधान भी आज हो गया ना, तो आप अपनी बात पूरी रखिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। आप 1 घंटा आपके पास है, तो उससे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर भी करना चाहते हैं। जी, अगर जी। आप पौने घंटे में आपको संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है कि जो आप कहना चाह रहे थे कह पाए, तो आपकी संतुष्टि, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप आगे भी, हम लोग आपके साथ हैं। और इसके बाद थोड़ा सा प्रश्नोत्तर काल भी डॉक्टर साहब संक्षेप में रखिए, वक्ता को समय दीजिए बस। जी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बस मैं जो 45-50 मिनट समय है, मैं उसमें आधा घंटा पहले मैं बात करूंगी और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगी आप लोगों से कि आप लोग अपनी बात रखें, या बेहतर होगा कि आप लोग जब अपनी बात रखेंगे तो उसके साथ साथ बातचीत आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, मैं आती हूँ सीधा सीधा विषय पर, और वो विषय हमारा जो है कि नाटक और रंगमंच। नाटक जो है उसे हम सब लेखन के विधा में हम लें तो नाटक लेखन है और फिर उसका मंचन है। किसी भी नाटक का मंचन उसके लेखन के बिना नहीं हो सकता है। जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी हमें लेखन का सहारा लेना ही पड़ता है, हमें उसके पॉइंट्स बनाने ही पड़ते हैं कि हाँ भाई इस पॉइंट पर आप ये बोलेंगे, इस पॉइंट पर आप ये बोलेंगे। और इम्प्रॉम्प्टू जो होता है वो भी एक डिजाइन होता है, और ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट के नहीं होता है कुछ भी। तो ये नाटक है। अब आती हूँ मैं इस पे रंगमंच के ऊपर। मैं कोई बहुत शास्त्रीय व्याख्या नहीं करती हूँ, मुझे वो करने नहीं आती है। मैं जिंदगी और जो व्यावहारिक धरातल है मैं उस पर बात करती हूँ, और क्योंकि मैंने वही जिंदगी से नाटक सीखा है और जिंदगी से ही नाटक लेकर के, विषय लेकर के और परिस्थितियों को लेकर के, चुनौतियों को लेकर के, और आज की जरूरत क्या है और आज के जो बदलते स्वरूप में आज हम थिएटर को किस रूप में, रंगमंच को किस रूप में लेकर के जा सकते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बातचीत करूंगी, क्योंकि मैंने यही किया है और यही मैं करना जानती हूँ। रंगमंच आमतौर पर एक बड़ी शास्त्रीय व्याख्या के तहत भरत मुनि का सिद्धांत और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र, ये दोनों चीजें होती हैं। इस पे इसके जो एकेडमिक्स हैं वो ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो कुछ सवाल हमारे पास कौंधते हैं, और जब हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं तो हम उनसे इन सवालों के साथ, इन सवालों के माध्यम से बात करते हैं। वो ये है, सबसे पहला ये कि हमने अपने जीवन में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अलग अलग स्वरूप हैं। गीत है, नृत्य है, संगीत है, इंस्ट्रूमेंटल है, उसके बाद नाटक है, फिल्म है, टेलीविजन है, उसके बाद अभी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हैं और दुनिया भर की चीजें हैं। हम उनमें कितने अपने आप को उसके साथ उसके साथ अपने आप को लेकर के चलते हैं। हम कितनी फिल्में देखते हैं, हम कितने टेलीविजन देखते हैं, हम कितना OTT प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम्स देखते हैं, हम कितना संगीत सुनते हैं या संगीत के कार्यक्रमों को देखते हैं, हम कितने नाटक और हम कितने नृत्य के कार्यक्रमों को देखते या सुनते हैं, या अलग अलग सोशल मीडिया पर हम कितना वीडियोस या अलग अलग चीजें हम सर्फ करते हैं और देखते हैं। ये एक सेगमेंट है। और दूसरा सेगमेंट, अब इस पे आती हूँ कि हम कितना रंगमंच देखते हैं। जब तक हम रंगमंच की बात करते हैं और उसमें हम रंगमंच के देखने और रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक, उन नाटकों को पढ़ने, इन्हें हम कहीं ना कहीं हम शायद छोड़ देते हैं, या इन पर हम तवज्जो
कम देते हैं। और फिर हम रंगमंच की बात करते हैं। जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी होता है कि हमने कितना रंगमंच को समझा है और समझने के लिए हमने नाटक कितने पढ़े हैं, नंबर 1। उसके बाद हमने कितने नाटक देखे हैं। उसके बाद है कि हम नाटक करना चाहते हैं क्या हमारी मंशा है नाटक करने के लिए। अगर हमारी मंशा है नाटक करने की तो हम उसमें हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या हमारे लिए मुश्किलातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आती हूँ सुविधाओं पर बात करने के लिए कि नाटक करने के लिए मेरे पास क्या क्या सुविधाएं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली सुविधा ये है कि नाटक करने के लिए मेरा मन है। तो मेरा मन मेरी सबसे बड़ी सुविधा है। उसके बाद मेरी दूसरी सुविधा है नाटक करने के लिए मेरा शरीर। मेरा शरीर नख से लेकर पांव से लेकर के सर तक मेरा शरीर नाटक करने के लिए तैयार है। तीसरी सुविधा है कि नाटक करने के लिए मेरे पास एनर्जी है। चौथी सुविधा है कि नाटक करने के लिए मेरे पास उत्साह है। और पांचवी सुविधा है कि मेरे पास नाटक करके किसी को दिखाने कि मैं नाटक कर सकता हूँ या मैं नाटक कर सकती हूँ, ये दिखाने के लिए मेरे पास मेरा अपना जज्बा है, जज्बात हैं। ये सब मेरी सारी जो मेरी शारीरिक और मानसिक और मनोवैज्ञानिक ये तीनों स्थितियां मेरे सामने हैं, मेरे पास हैं और मैं उसको करती हूँ, मैं उसको व्यवहार में लाती हूँ। ये हमारी सुविधाएं हैं। अब हम जिन्हें असुविधाओं की बात करते हैं वो असुविधाएं क्या हैं। वो सुविधा ये है कि जब हम बड़े रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो हमारा और हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है नाटक को लेकर के, उसमें ये होता है कि हमारे पास एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए, उसमें बहुत सारे जो है वो लाइट्स होने चाहिए, उसमें जो है बहुत सारे ऑडियंस के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, 1000, 500, 700, 800 की सीट्स होनी चाहिए। जो स्टेज है वो स्टेज बहुत बड़ा होना चाहिए, उस पे सारे लाइट्स होने चाहिए, उसके सारे विंग्स होने चाहिए, उस पे उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और पीछे जो है वो ग्रीन रूम होना चाहिए और ग्रीन रूम में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, मेकअप की सुविधा होनी चाहिए, लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। अब मेरे सामने जब ये समस्या आती है नाटक करने की, तो मेरे सामने ये सारी, मैं किसी भी थिएटर हॉल को मैं बुक कर ले सकती हूँ, लेकिन आप भी किसी भी थिएटर हॉल को बुक कर ले सकते हैं। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो बाधा यह है कि हमारे पास उसको बुक करने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं। कोई भी थिएटर हॉल 200, 400, 500, 1000, 2000 में बुक नहीं होता है। क्योंकि वो बुक नहीं होता है तो हमारे पास जो उसको उतनी राशि देने के लिए हमारे पास बुकिंग अमाउंट देने के लिए हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होता। दूसरे आपने अगर उसको अरेंज कर भी लिया, उसको दिया भी, आप वहां जाएंगे, मेरा अपना अनुभव है कि हम जितने भी थिएटर हॉल में जाते हैं वहां वो दिखाते तो हैं कि हमारे पास 45 लाइट्स की व्यवस्था है, लेकिन जब हम जाते हैं वहां पे तो मुश्किल से 4 या 5 लाइट्स हमें वहां पर मिलते हैं। अब हमने जो डिजाइन कर लिया है उसमें हमें 47 लाइट्स चाहिए या हमें 35 लाइट्स चाहिए और मेरे पास सिर्फ 5 हैं, तो मैं 30 लाइट्स का और अरेंजमेंट करूंगी। उस 30 लाइट्स के अरेंजमेंट के लिए एक एक लाइट की कीमत जो है उसके लिए आती है 2 साल पहले का मैं बता रही हूँ, 2 साल से तो ये पेंडेमिक के कारण कुछ हम कर नहीं सके हैं, उसके लिए 200, 150, 200, 250 इस तरीके के अलग अलग जो लाइट्स हैं उसके हिसाब से उतने पर लाइट हमें लगते हैं। तो अगर हमें 30 और एक्स्ट्रा लाइट्स चाहिए तो आप उसका भी बजट जोड़ लीजिए। फिर उसको रन करने के लिए फिर आपका एसी, और एसी के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम है, आप रिहर्सल के लिए पहले पहुंचे हैं तो पहले एसी चाहिए। तो उसके तो कहने का मतलब कि सारी चीजों के लिए आपके पास एक पर्याप्त धन चाहिए। अब उतना धन देकर के आपने एक शो अरेंज किया और शो करने के लिए आपके पास, शो को देखने के लिए आपके पास दर्शकों की बहुत कमी है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इस बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि हमने फिल्म देखने की ट्रेनिंग तो ले ली है,
हमने टेलीविजन देखने की ट्रेनिंग तो ले ली है, हमने OTT प्लेटफॉर्म देखने की, अब जो इस पेंडेमिक में उभर करके आया है बहुत जोर शोर से, उसकी तो देखने की ट्रेनिंग ले ली है। ये ट्रेनिंग हमें कहीं किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से नहीं मिलती है, ये हमारा अपना मन हमें ट्रेन करता है अपने आप, और हम वो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम तैयार होते हैं। तो उसके लिए तो हमने ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन नाटकों के लिए हमने अभी तक अपने आप को तैयार नहीं किया है। चूंकि तैयार नहीं किया है तो दर्शक वहां पर पहुंचने से हिचकते हैं, पहुंचने से कतराते हैं। अब वहां पर जब अगर पूरे हमने 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा करके अगर हमने वहां पर शो किया एक बड़े से प्रोसीनियम हॉल में, और वहां पर अगर हमारे 100, 50 या 200 दर्शक आते हैं 800 की कैपेसिटी में, तो निश्चित रूप से वो हॉल हमें खाली खाली दिखता है और हमारे करने का उत्साह कम होता है। ऐसी स्थिति मैंने लगातार इसको फेस किया, महसूस किया, और फिर हमने वहां पर मैं एक डिजाइन लेकर के आई जिसे मैं रूम थिएटर कहती हूँ। अब ये रूम थिएटर हमारे इस प्रोसीनियम का एक दूसरा विकल्प है, ऑल्टरनेट थिएटर जिसे आप कह सकते हैं, उसका ये विकल्प है। और उस विकल्प में हम जब रूम थिएटर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी बहुत सारी चीजें, हमारा बहुत सारा काम इस रूम थिएटर के कारण आसान हो जाता है। नंबर 1, उसमें क्या होता है कि जब रूम थिएटर क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम जरा समझ लें कि रूम थिएटर का मतलब ये है कि जैसे हम नीलामी करते हैं और नीलामी के समय आता है जो है जहां है जैसा है, वो सारे चीजें सामान उसी तरीके से नीलाम होती हैं। उसी तरीके से माफ कीजिए बैकग्राउंड में वो गणपति चल रहा है तो उसका बहुत म्यूजिक आपको आ रहा होगा, लेकिन हम रंगमंच की बात कर रहे हैं तो उसको रंगमंच के संगीत की तरह आप उसको ले सकते हैं, ये पीछे पीछे बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। तो जब हम रंगमंच की बात, रूम थिएटर की बात करते हैं, तो उस रूम थिएटर में हम किसी भी जगह, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे कोई स्कूल या कॉलेज, आप अपने अपने कॉलेजेस में हैं, आपका कोई क्लासरूम हो, आपके कॉलेज का कोई ऐसा खुला बरामदा हो, कोई आंगन का हिस्सा हो, या कहीं भी, मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आपका बाथरूम भी बड़ा है और उसमें 10 लोग बैठ सकते हैं तो मैं वहां भी थिएटर कर सकती हूँ। तो ये इससे क्या होता है कि आपके थिएटर की रीच बहुत बढ़ जाती है। अगर हम 800 में हम 100 लोगों को बिठाएंगे तो बेहतर है कि हम 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी में 50 लोगों को बिठाएं, और पॉकेट्स में जा करके अगर आज हम रजौरी गार्डन में कर रहे हैं तो कल हम लोधी रोड में करें, परसों हम दिलशाद गार्डन में करें, चौथे रोज हम मॉडल टाउन में करें, क्योंकि सारे के सारे शहर की जनता किसी एक जगह नहीं आ सकती है। और जिस तरह से सिनेमा के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मल्टीप्लेक्स है, थिएटर के लिए स्थिति नहीं है। ये आप दिल्ली में भी देख सकते हैं कि एक मंडी हाउस पूरी दुनिया नहीं पहुंच सकती है, तो लेकिन आप थिएटर को लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच सकते हैं। इसमें फायदा हमें क्या होता है कि अगर हम उतने रिसोर्सेज लगा करके एक बार में हम एक शो करते हैं, लेकिन अगर हम वही, हमारा टारगेट अगर 500 ऑडियंस तक पहुंचने के लिए है, और अगर हमने 10 जगह पे जा करके हमने किए, तो हमारे खाते में आएगा कि हमने 10 शोज किए। हमारे साथ के जो आर्टिस्ट हैं उनका उन शोज के, नाटक की पहचान और नाटक की सफलता इसी में है कि उसके मल्टीपल और उसके रिपीट शोज होते जाएं। तो वो रिपीट शोज जो है वो हम करते जाते हैं। तो आपके 10 शोज हो गए, आपके आर्टिस्ट को 10 शोज करने के मौके मिले, और 10 अलग अलग पॉकेट्स में जाकर के 10 अलग अलग इलाके में जाकर के आपने नाटक किया, तो वहां पर जाकर के वहां के लोगों से आप मिले, वहां के लोगों को आपने नाटक देखने की सुविधा दी। क्योंकि नाटक लोगों को, मैं एक बार और यहाँ बता दूं कि नाटक के लिए हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया है। जब हम पूछते हैं नाटक आपने देखा, नाटक आपने किया है, तो अधिकांश लोग कहते हैं हाँ हमने 5वीं कक्षा में किया था, हमने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में किया था, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में किया था। उसके बाद हमारी स्लेट जो है वो कोरी की कोरी रह जाती है।
ऐसे में, या कई लोग तो कहते हैं हमने तो नाटक कभी देखा ही नहीं है, या स्कूल कॉलेज के दिनों में उसके अलावा कभी हमने नाटक देखा नहीं। तो ऐसे में सबसे बेसिक, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम ये है कि हम लोगों को नाटक का एजुकेशन दें, रंगमंच दिखाएं, रंगमंच के बारे में बताएं कि रंगमंच क्या है, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। उसमें सबसे उनको सिर्फ ये दिखना है, जो नए हमारे दर्शक हैं जिनका थिएटर की कोई एजुकेशन नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि बेबी लाइट क्या है और अंबर क्या है और क्रॉस क्या है और ब्लू क्या है, रेड क्या है, और जिन्हें ये नहीं पता कि हमने जो स्टेज पर जो क्राफ्ट स्टेज पे जो डिजाइन किया है, जो एक लकड़ी का लॉग लगा दिया है, वो क्या कहता है। उसके लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं। वो ये है कि आपके पास स्क्रिप्ट हो, आपके पास मतलब कंटेंट अच्छी सी, आपके पास एक अच्छा डायरेक्टर हो, और आपके पास अच्छे परफॉर्मर हो। ये जैसे मैं बहुत बीइंग ए वुमन मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वैसे ही है जैसे खाना खाने के लिए दाल रोटी सब्जी या दाल चावल सब्जी सबसे जरूरी है। अगर ये 3 चीजें हैं तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। उसके बाद जो है वो चटनी, अचार, पापड़, सलाद, ये सब आप चाहे जितना डालें वो उसमें टेस्ट को एनहांस करेगा। वैसे थिएटर में इन तीनों के ऊपर आप लाइट्स, डिजाइन, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, फलाना ढिमकाना आप डालेंगे तो वो उसके टेस्ट, उसके डिजाइन को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप केवल वही डालें और स्क्रिप्ट नहीं रहेगी अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, डायरेक्शन अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके दर्शक आपके पास टिकेंगे नहीं, और उनका नाटक से मोह, बल्कि टिकेंगे तो नहीं, वो तो एक अलग खतरा है। दूसरा उससे बड़ा खतरा ये है कि वो नाटक छोड़ करके भागेंगे बकटूट घोड़े की तरह, और दूसरों को भी बताएंगे अरे यार नाटक बहुत खराब होता है, मत जाना देखने के लिए, मैं तो पक गया यार, मैं पक गई यार, ये चट गई, इससे तो अच्छा कि किसी का जाकर के फिल्म दिखाते या कहीं जाकर के कॉफी पियाते। ये इस तरह से बातें होती हैं। तो हमारा ये है कि रंगमंच में बेसिक थिंग इज कि कंटेंट, परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन, इन 3 चीजों पर आप ध्यान रखें, और रूम थिएटर इसको सबसे पहले केटर करता है। चौथी चीज जो है वो जो केटर करता है रूम थिएटर, वो है, और खास करके मैं, वो उसको आर्थिक, उसका आर्थिक पक्ष। हम 2 लाख का हम प्रोसीनियम थिएटर में जाकर के हम थिएटर करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं और हमारे जो राइटर होते हैं जिनका नाटक हम करते हैं, राइटर तो वहां होता नहीं मौजूद, तो उसे तो हम वैसे भी नहीं पूछते हैं। जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं उनको हमने एक समोसा और एक चाय खिला पिला दिया तो हमें लगता है कि हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। जबकि मेरा ये मानना है कि वे जिनके बल पर हम पूरा नाटक का शिराजा तैयार करते हैं, रंगमंच का पूरा शिराजा तैयार करते हैं, उस रंगमंच में सबसे ज्यादा योगदान हम अपनी सारी चीजें उन कलाकारों के माध्यम से स्टेज पर ट्रांसलेट करते हैं। तो उन पे ट्रांसलेट करने के लिए उनको उनका मानधन जो भी है वो देना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम रूम थिएटर करते हैं। रूम थिएटर के अलावा अब नाटक जो है करना आज के समय में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो और हम अलग अलग विधाओं पर, अलग अलग चुनौतियों पर कैसे हम काम करें। तो अलग चुनौती, उसमें एक चुनौती ये है कि क्या हम हमेशा ग्रुप नाटक ही करें। लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि नाटक का मतलब ग्रुप नाटक, नाटक का मतलब है ग्रुप नाटक। मेरे ख्याल से किसी ने कहा कि आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज के लिए पीछे जो म्यूजिक बज रहा है वो जिम्मेदार है। और इसके अलावा विभा जी आवाज हमें बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रही है, सिर्फ 2-3 लोग को नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स में मत ध्यान दीजिए, अगर नहीं आएगी तो हम ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे आपको। बिल्कुल ठीक है, ओके, थैंक यू। तो जहां मैं बात कह रही थी कि नाटक के अलग अलग विधाओं को, अलग अलग जॉनर को हम कितना ट्राई करते हैं। एक समय था हमारे पुरातन समय में जब संगीत नाटक होते थे, संस्कृत नाटक होते थे, फोक नाटक होते थे, और नौटंकी बेस्ड नाटक होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि उन सब की चीजों में बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, जो व्यावहारिक टेक्निकल क्या उसे कहेंगे,
व्यावहारिक प्रॉब्लम, वो व्यावहारिक दिक्कतों के कारण कि अगर हम माइथोलॉजिकल नाटक कर रहे हैं तो हमें तो सबसे पहले उसके कॉस्ट्यूम चाहिए, उतने कॉस्ट्यूम बनवाने के लिए उतने कलाकार चाहिए, उतने कलाकारों के लिए उतने कॉस्ट्यूम चाहिए, उतने कॉस्ट्यूम और फिर उसको परफॉर्म करने के लिए उतना बड़ा एक स्पेस चाहिए। तो इन सब से जो है व्यावहारिक दिक्कतें होती हैं, उनसे हटने के लिए और थिएटर के एक और बड़े महत्वपूर्ण जॉनर को समझने के लिए हम एक और थिएटर की तरफ चलते हैं और उस थिएटर को हम एकल थिएटर की संज्ञा देते हैं, सोलो थिएटर। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सोलो थिएटर, एकल नाटक और मोनोलॉग, एकालाप, दोनों में फर्क है। आमतौर पर लोग सोलो थिएटर को एकालाप से, मोनोलॉग से जोड़ते हैं, लेकिन दोनों दो अलग अलग चीजें, जैसा अपना नाम से ही स्पष्ट है कि ये मोनोलॉग है, एकल संवाद है, और ये सोलो थिएटर है, एकल नाटक है। मतलब एक एक्टर जब सोलो थिएटर करता है तो मंच पर वह अकेला बेशक रहता है, लेकिन वो अगर वो इस कहानी में अगर 10 पात्र हैं, 17 पात्र हैं, 4 पात्र हैं, तो उन सभी के को वो प्ले करता है। मेरे डायरेक्टर यही कहते थे कि ये दिखना चाहिए कि मंच पर केवल विभा रानी है, लेकिन विभा रानी अगर यहाँ पर 5 लोगों का के रोल को प्ले कर रही है, भूमिका निभा रही है, तो वहाँ विभा रानी नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ वो 5 लोग दिखने चाहिए हमारे दर्शकों को, और वो सोलो की विशेषता है और वो सोलो की सफलता है। और ये जब उसके नाटक खत्म होने के बाद जब दर्शक ये कहते थे कि अरे हमें बिल्कुल लग रहा था कि एक कैरेक्टर जो अगर पिताजी हैं तो पिताजी आ रहे हैं तो वो भी हमें दिख रहा है, पिताजी जा रहे हैं तो वो भी हमें दिख रहा है, माताजी बैठी हुई हैं तो वो भी हमें दिख रहा है, दादी सोई हुई हैं तो वो भी हमें दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ये एकल नाटक की खासियत है, और मैंने इस खासियत को समझा, जाना और इसको करने की कोशिश की। अब इसके फायदे क्या हैं मैं इसको बताना चाहती हूँ। इसके नुकसान कोई नहीं है। आपको थिएटर के लोग, रंगमंच के लोग शायद कहें कि अरे यार क्या ये सोलो तुम लोग कर रहे हो या कर रही हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब आप में से जितने भी, अगर यहाँ 121 लोग हैं और थिएटर मुझे सुन रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके मन में थिएटर का बीज अंकुरित है और वो थिएटर को समझना और रंगमंच को समझना चाह रहे हैं। तो आप रंगमंच जब आप सोलो करते हैं तो उसके फायदे, सबसे पहली बात तो ये है कि आप रंगमंच पर, स्टेज पर जब आप आते हैं उसके मंच पर, तो आप केवल आप ही रहते हैं। उस मंच की मलका, उस मंच के शहजादे, उस मंच के बादशाह, उस मंच की बेगम, सब आप और केवल आप हैं। तो आपको सीखने का मौका मिलता है, भयंकर तरीके से सीखने का मौका मिलता है, जो ग्रुप में आपको नहीं मिलता। ग्रुप में तो आपको जो रोल मिल गया, आपने वो 4 डायलॉग अगर हैं 4 बार में आकर के, तो आपने वो 4 डायलॉग बोल लिए, और ग्रुप में जो है उसमें जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं, हमारे डायरेक्टर का ध्यान उस पे रहता है। हम अगर और दूसरे छोटे मोटे रोल में हैं तो उनका ध्यान उस पर नहीं रहता, उनका ध्यान रहता है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उस पे केंद्रित करें, ताकि नाटक तो उन्हीं को लेकर के आगे जाना। हम लोग तो वही चटनी अचार और सलाद की तरह काम करेंगे। तो क्या हम जिंदगी भर चटनी अचार सलाद बने रहें, या हम अपने आप को मुख्य धारा में और मुख्य रूप से लेकर के आए? तो सोलो थिएटर जब आप करते हैं तो आप चाहे 10 मिनट का करें या 100 मिनट का करें, आप अकेले उस पूरे मंच पर हैं और अपनी पूरी उपस्थिति के साथ हैं। आपको उसके माध्यम से सीखने का मौका मिलता है, भाषा सीखने का मौका मिलता है, भाव सीखने का मौका मिलता है, उसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं कि माइंड, बॉडी, सोल एंड वॉइस, ये सारी चीजें आपको उसमें सीखने का मौका मिलता है। तो हम उसको जब आप सोलो करते हैं तो ये उसके फायदे। नुकसान आपको उसमें कुछ भी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप उसका रिहर्सल अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 2 बजे रात में भी उठ के कर सकते हैं और 5 बजे सुबह में भी कर सकते हैं। आप बस में बैठे हुए हैं, अपने डायलॉग भी आप याद कर सकते हैं, मन ही मन बोल सकते हैं। जो छोटे मोटी गतिविधियां हैं, छोटे मोटे अंग संचालन है, वो आप बस में बैठ करके और मेट्रो में बैठ करके भी आप कर सकते हैं। ये सब एकल के फायदे हैं। और अब
जब 2007 से मैंने एकल करना शुरू किया, तब लोगों के पास शुरू में मुझे बहुत दिक्कत आई, लोग उसे मानने को ही तैयार नहीं थे। नहीं, एकल ये क्या होता है, लोग नहीं समझेंगे। हमने कहा जब हम हमारे रंगमंच के दर्शक बहुत समझदार हैं, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि वो सिनेमा के दर्शक से ज्यादा समझदार हैं। हम उन्हें जो दिखाएंगे वो उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं रतन थियम जी की बात मैं यहाँ पर आपसे कोट करना चाहूंगी कि एक बार रतन थियम जी से किसी ने पूछा कि आप तो इतने बड़े रंग निर्देशक हैं, तो आप फिल्में क्यों नहीं करते हैं, फिल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करते हैं? उन्होंने कहा मैं फिल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करता हूं और थिएटर क्यों डायरेक्ट करता हूं, मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक फिल्म का सीन है कि नायक और नायिका मिल रहे हैं और वो नायक कहता है कि देखो वो पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, तो कैमरा कट टू वहां से नायक नायिका से हटेगा और पूरे पूर्णिमा के चांद पे जाकर के वो फोकस होगा, उसको पूर्णिमा का चांद फिल्म वालों को दिखाना होगा। और नाटक में जब हमारा नायक नायिका से कहता है देखो वो पूर्णिमा का चांद निकला है, और वो अपनी उंगली दिखाता है या अपना हाथ उधर बढ़ाता है और हमारे दर्शकों को वहां पूर्णिमा का चांद दिखता है, वहां हम कोई चांद नहीं दिखाते हैं लेकिन उनको पूर्णिमा का चांद दिखता है, इसीलिए मैं नाटक करता हूं, मैं थिएटर करता हूं। तो ये इसका ये मतलब है कि रतन थियम जी ने ये कहा कि थिएटर के दर्शक इतने समझदार हैं कि आप उन्हें जो दिखाएंगे, आप उन्हें ये दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये घड़ी देखने की बात कर रहा है, समझ जाएंगे कि बहुत देर हो गई। आप उन्हें जो समझाएंगे वो समझेंगे। तो दर्शकों की समझदारी को आगे बढ़ने देने के लिए भी सोलो थिएटर करना बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ता है। अब पेंडेमिक के समय में हमने देखा कि सब कुछ बंद है, अभी भी बंद है, हम थिएटर वगैरह सब बंद है, तो हमने सोलो थिएटर की ट्रेनिंग देनी शुरू की और लोगों ने आकर के सोलो थिएटर करना हमसे सीखना शुरू किया। लोगों ने कहा, थिएटर गुरु ने कहा कि ऑनलाइन तो थिएटर एक्टिंग सिखाई ही नहीं जा सकती। हमने इसको चुनौती के रूप में लिया और हमने थिएटर क्लासेस ली और हमारे क्लास में 8 साल के बच्चे से लेकर के 58 साल की उम्र तक के सब लोग आते हैं और सभी हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर डिजिटली आकर के वो अपना प्ले परफॉर्म करते हैं। और जब आप उन्हें देखेंगे आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पहली बार और ऑनलाइन से एक्टिंग सीख करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका है कि जहां आप आकर के ये इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग सिखा रहे हो वहां आप जाकर के हमारे पास या किसी के पास भी जाकर के आप कर सकते हैं। अब रंगमंच में आप जब रंगमंच में के इच्छुक होते हैं तो मैंने जो किया, एकल, रूम थिएटर, फिर एकल और फिर डिजिटल, और आज ये तीनों चीजें इतने अच्छे से जेल हो रही हैं कि हमारे लोग आ करके पूरे देश भर से, देश से ही नहीं पूरे दुनिया से आकर के लोग इस थिएटर को डिजिटली सोलो थिएटर और रूम थिएटर के माध्यम से उसको कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए 2 मिनट और लूंगी कि आपको रंगमंच पर आने के लिए आपके लिए क्या क्या जरूरी है। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ। एक्टिंग है क्या? एक्टिंग कुछ भी नहीं है। एक्टिंग हम जो अपना जीवन जी रहे हैं उसमें 20% मिला दे, थोड़ा और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, वही एक्टिंग है। जिंदगी से आगे एक्टिंग नहीं है। वैसे ही है कि जैसे हम जैसे अपने नॉर्मल रूप रंग में होते हैं, लेकिन अगर हमें बाजार जाना होता है तो हम उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, अपना बाल बांध ले, कंघी कर लेते हैं, जूते चप्पल पहन लेते हैं। अगर हमें शादी में जाना है तो हम उसके हिसाब से कर लेते हैं, उसी तरह से, लेकिन हम करते हैं उसी तरीके से। जब आप एक्टिंग में और रंगमंच में आने की आप अगर मन बना रहे हैं या इच्छा आपकी हो रही है तो आपको 3-4 चीजों पर आपको ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपका मन थिएटर करने के लिए है या नहीं।
या कहीं आपका ये तो नहीं है कि आप थिएटर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आपका इरादा जो है वो फिल्म और टेलीविजन में जाने का है। अगर वो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सीढ़ी के डंडे को आप देख लें कि ऐसा तो नहीं कि हमने पैर रखा और उसकी बांस और उसकी खपच्ची जो है वो टूट गई। तो आपको उसको वो देखना है कि अपने मन को परखना है कि रास्ता ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और एक्टिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि हमने बस आए और रोना है तो कर लिया तो रो लिए, नहीं होता है, या हंसना है तो हे हा 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 हंस लिया तो वो नहीं होता है। एक्टिंग आपके भीतर से उस भूमिका के हिसाब से आपके अंदर से वो उस भाव से आपकी हंसी, उस भाव से आपके संवाद, उस भाव से आपके रूप दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका मन, उसके बाद आप उसमें कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बिना मेहनत के, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, उतनी मेहनत आपको करनी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि आज नीरज चोपड़ा या मीराबाई चानू आज ओलंपिक के स्टार बन करके आए हैं, तो आप ये सोचिए कि उनका अभ्यास स्टेज पर वो कितनी देर के लिए, अपने प्लेग्राउंड पे वो कितनी देर के लिए आए, उनकी वो उपस्थिति को, उसके सेकंड या उसके मिनट को आप दर्ज कीजिए और उसके पीछे के उनके उस अभ्यास को आप सोचिए, तब वो ओलंपिक में जीत करके आए हैं। तो उसी तरीके से रंगमंच पे भी आप तभी जीत सकते हैं जब पीछे हमारा वो उतना अभ्यास और अभ्यास करने की का जुनून। थिएटर में कहा जाता है कि यू हैव टू बी पागल, यू हैव टू बी मैड अबाउट थिएटर और स्टेज। तो उस तरीके से वो जुनून हर क्षेत्र में, थिएटर में भी जुनून आपको चाहिए। सेकंड चीज कि आपका अपनी भाषा, जो भी आपकी जिस भाषा में आप कर रहे हैं, उस भाषा को बोलने का, उस भाषा में अभिव्यक्ति देने के लिए आपको वो भाषा को सीखने की मेहनत करनी होगी। तीसरा, उसके लिए आपको जो रेफरेंसेस हैं, कि वो रेफरेंसेस जानने के लिए आपको बहुत सारा लिटरेचर जो है आपको पढ़ना चाहिए। वो लिटरेचर चाहे आप न्यूज पढ़ें, अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें, सभी चीज जो है वो आप उसको पढ़ें। उसके बाद आप जिस भी जगह को बिलोंग करते हैं, आप चाहे हरियाणा को बिलोंग करें, राजस्थान को बिलोंग करें, कहीं भी बिलोंग करें, वहां की माटी से आप क्या लेकर के आए हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका यूएसपी है। चौथी बात कि हमको नाटक है, हमारा मुख्य रूप से है नाटक को रंगमंच के माध्यम से अपनी कहानी को अभिव्यक्त करना, लेकिन आपको थोड़ा संगीत, थोड़ा गीत, थोड़ा नृत्य, थोड़ा हास्य, इन सब का बोध और इन सब का अभ्यास होना चाहिए। मान लीजिए कि इस एक नाटक में, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने अलीगढ़ फिल्म देखी हो मनोज वाजपेयी की, तो उसमें एक है कि उन्हें लता मंगेशकर बहुत अच्छी लगती हैं और उनके गीत वो गुनगुनाते रहते हैं। तो हर उस 4 लाइन के 2 लाइन के गुनगुनाने के लिए अगर बैकग्राउंड से कोई सिंगर आकर के वो गाएगा तो उस पूरी फिल्म का इफेक्ट चला जाएगा। वैसे आप अगर 4 लाइन 2 लाइन आपको गुनगुनाना है उसमें, तो वहां आप चाहेंगे कि कोई मेरे पीछे से आकर के मेरे लिए गा दे, तो नाटक के असर को आप कम कर देंगे, लोग आपसे डिटैच हो जाएंगे। तो थोड़ा आप शास्त्रीय संगीत पूरे आपको जो है वो भीमसेन जोशी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक हल्का ज्ञान होने की जरूरत है। तो थोड़ा नृत्य, थोड़ा संगीत, थोड़ा भाषा, थोड़ा साहित्य, थोड़ा संवाद, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और अपने यहाँ की चीजों को लेकर के आपको आना पड़ेगा। फिर आप जब रंगमंच करते हैं तो आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा ही। आप स्टेज पर खड़े होंगे तो आपके पैर नहीं कंपेंगे, आप थरथराएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर इन सारी चीजों का बल है और साथ साथ आपके पास ताकत है अभ्यास की। तो उन अभ्यास के साथ जब आप थिएटर करते हैं, जो भी भूमिका करें, जरूरी नहीं है कि हमारी भूमिका बड़ी लंबी चौड़ी हो। अगर हमारी छोटी सी भी भूमिका है, आपने अगर देखा हो
मेरी फिल्म लाल कप्तान या फिर अभी वेब सीरीज महारानी, दोनों में मैं केवल एक एक सीन के लिए ही हूँ, लेकिन उस सीन का इम्पैक्ट ऐसा है कि उस पूरी फिल्म में लोग उस सीन को नहीं भूल पाते, या फिर इस महारानी वेब सीरीज में उस विमला देवी के कैरेक्टर को लोग नहीं भूल पाते हैं। तो इसलिए आपको, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को लाने के लिए जो मेहनत की जरूरत है, जो डेडिकेशन की जरूरत है, वो हमको करना होगा, और वही आपका यूएसपी बनेगा। बस फिलहाल मैं अभी इतनी बात रखती हूँ। आगे आप लोग जैसा भी, जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो, जिज्ञासा हो, तो बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। कृपया आप अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न रखें। सर एक तो प्रियंका घेड़ियाल का सवाल है, तो इन्होंने तो लिखा हुआ है, इसके बाद आप कविता सिंह जी और अशोक कुमार जी को पुकार सकते हैं। तो मैं प्रियंका घेड़ियाल जी का तब तक पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आप कविता सिंह जी को पुकार लीजिएगा। और कविता सिंह जी के बाद अर्पिता बहुत देर से पूछ रही है, तो कविता सिंह के बाद आप अर्पिता को पुकार लीजिएगा, और मैं पढ़ दे रही हूँ उनका। प्रियंका घेड़ियाल का मैसेज में लिखा है कि नाटक में नेपथ्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी, नाटक में नेपथ्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेपथ्य ये हो गया कि अगर हम प्रोसीनियम थिएटर से अलग हट करके अगर हम फिजिकल नेपथ्य की बात करते हैं, तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए आपका जो प्रोसीनियम थिएटर है उसमें पूरा बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड में सारी चीजें हैं। लेकिन नेपथ्य से मैं जिस थिएटर पे बिलीव करती हूँ, वो नेपथ्य का मतलब ये है कि मेरी तैयारी कितनी है। स्टेज पर आने के पहले का जो मेरा बैक स्टेज है और मेरा बैकग्राउंड है, वो सब सारी चीजें मेरी कितनी तैयारी है। लेकिन हम रूम थिएटर में भी मेरा एक बैक स्टेज तो होता ही होता है, क्योंकि आपको वहाँ सारी चीजें अपनी तैयारी करनी होती है। आपको अपना जो भी, अगर मान लीजिए आपका कोई भी छोटा सा कॉस्ट्यूम ही है, मान लीजिए कि एक दुपट्टा ही लेना है, अगर मुझे एक दुपट्टा ही लेना है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं अपनी चीजें तो लेकर के रखनी होगी ना, कि जहाँ जरूरत होगी वहां से मैं एक बैग तो लेकर के जाऊंगी जिसमें मेरे कॉस्ट्यूम कुछ रखे रहेंगे, कॉस्ट्यूम के कुछ हिस्से, और वहां से मैंने वो निकाल के रखा, और फिर मैंने अपने स्टेज को उसे तैयार किया, और यहाँ मुझे जहाँ पे जरूरत है सीन के हिसाब से मैंने उसे लिया और उसे यहाँ पहन लिया, इसे लिया, ऐसे पहन लिया, जो भी जैसे भी करना है वैसे मैं उसको वो कर सकती हूँ। तो नेपथ्य का महत्व तो दोनों ही रूप में है, क्लासिकल रूप में भी और प्रैक्टिकल रूप में भी। चलिए अब आगे आइए, ये अर्पिता और भावना, जो भी आप चाहें। हाँ, किसी ने ये पूछा है नाटक में नुक्कड़ नाटक क्या है। तो देखिए, नाटक नुक्कड़ नाटक, ये नुक्कड़ जैसा कि नाम ही है, नुक्कड़ गली चौराहे पर खेला जाने वाला नाटक। आमतौर पर लोग ये मान करके चलते हैं कि नुक्कड़ नाटक में बस केवल जो है वो जनवाद को ही लेकर के आया जाता है और बाकी चीजें उसमें कुछ नहीं रहता है। नुक्कड़ नाटक का मतलब है कि जब आप खुले में, चौराहे पर, सड़क पे, गली में आप नाटक कर रहे हैं, तो आप सारी चीजें वहां पर खुले रूप में हैं। आपकी जनता भी आती जाती जनता है। आपने एक डफली बजाई या एक घड़ियाल बजाया तो लोग जमा हो जाएंगे, 4 मिनट रुकेंगे, 10 मिनट देखेंगे, कुछ चले जाएंगे। वहां पर जो आम तौर पर अभी जो नुक्कड़ नाटक की परिभाषा हो गई है और जो रूप हो गया है, उसमें जो एक करंट टॉपिक होता है, उस करंट टॉपिक पर लेकर के उस पर नाटक किया जाता है और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। क्योंकि रास्ते चलते हुए सभी लोग सारी चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं, या वाकिफ होते भी हैं तो अखबार या समाचार पढ़ते हैं और पास ऑन करके चले जाते हैं, उस पर वो सोचते नहीं है। नुक्कड़ नाटक वैसे सारे लोगों को बिल्कुल घड़ा पीट करके और दुंदुभी पीट करके उनका ध्यान आकर्षित करता है और लोगों को बताता है कि देखो हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में क्या हो रहा है। और इन माध्यम से वो लोगों को जागरूक करते हैं थिएटर को, और बहुत ही पावरफुल मीडिया है और बहुत ही पावरफुल मीडियम है। मैम एक सवाल है मेरा। जी मैम, कैमरा एक्टिंग और थिएटर में कितना फर्क है? मतलब मैं अभी थिएटर कर रही हूँ बट मेरे को आगे कैमरा एक्टिंग के लिए स्विच करना है, तो उन दोनों में कितना फर्क होता है? नहीं, थिएटर और क्या कहा इसके पहले? कैमरा एक्टिंग मैम, जैसे फिल्मों में होती है। हाँ, देखिए, एक्टिंग तो कैमरा एक्ट दोनों की चीजें वो वैसे ही है कि आप जैसे अगर मान लीजिए
कि किसी छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और किसी आप 5 स्टार में खाना खाने गए या किसी थोड़े ठीक ठाक और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आपका पूरा मैनरिज्म चेंज हो जाता है। आप टपरी पर चाय पीते हैं तो आपका मैनरिज्म अलग रहता है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं खाना खाने, आपका मैनरिज्म अलग रहता है, आप 5 स्टार में खाने गए हैं, आपका मैनरिज्म अलग होता है। तीनों फिल्म कैमरा की एक्टिंग बहुत अलग है और थिएटर की एक्टिंग बहुत अलग है, लेकिन दोनों के बीच समझने के लिए, दोनों के बीच के अंतर संबंध को समझने के लिए आपको थिएटर सीखना ही चाहिए। और आज तो आप देखेंगे कि जो जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स और कास्टिंग कंपनीज और ये सब होती हैं, कास्टिंग एजेंसीज होती हैं, वो सब लिखते हैं अपने रिक्वायरमेंट में कि थिएटर के लोग चाहिए। क्यों चाहिए थिएटर के लोग, इसका सीक्रेट मैं और इसके पीछे के जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको ला करके बिठा करके सिखाएंगे। ये थिएटर वालों के पागलपन का होता है कि वो आपको लाएंगे, आपको डांटेंगे भी, आपको फटकारेंगे भी, लेकिन आपसे वो निकलवाने की कोशिश करेंगे, जद्दोजहद में रहेंगे। फिल्म या कैमरा एक्टिंग वालों के पास इसका समय नहीं होता। वो तो आपको बुलाएंगे और आपने जैसे ही कहा ऑडिशन में, अगर वो देख लिया उन्होंने, ओके मैडम नेक्स्ट टाइम आपको हम ट्राई करेंगे, तो आप निकल जाएंगे। लेकिन आप थिएटर का आपका बेस है तो आप उसमें उसके हिसाब से आप करेंगे। और वहां पर जाकर के फिर, क्योंकि वहां आपको बहुत सेंसिटिव, वहां आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है, सब कुछ है। थिएटर में तो हम आवाज थ्रो करना सिखाते हैं, बोलो ये करना सिखाते हैं, लेकिन कैमरे में वहां पे बोलो हम शायद नहीं करें, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां हमको करना होगा। हर हर महादेव, तो हर हर महादेव नहीं बोल सकते हम, तो हमको हर हर महादेव उस तरह से बोलना होगा। लेकिन ये इसके डिफरेंस को आपको समझना होगा। और पहले तो थिएटर को अच्छे से जज्ब कर लीजिए और आप देखिए, आप तो चूंकि सबको, हर कोई सिनेमा देखता है, तो देखिए कि किस तरह से एक्टिंग लोग कर रहे हैं। जो अच्छे एक्टर्स हैं उनको आप उनकी एक्टिंग को बहुत बारीकी से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं 1 मिनट, हाँ पहले अर्पिता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अर्पिता जी के बाद कविता सिंह जी के बाद अरुण जी, आप कविता सिंह जी के बाद पूछ लीजिएगा। तो आप हमारे पुकारने का वेट मत कीजिए। अर्पिता जी के बाद कविता जी आप और अरुण जी आप, है ना? तो अर्पिता आइए जी। इस कार्यशाला में उपस्थित सभी को मेरा नमस्ते। मैं अर्पिता सिंह, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स टीयू की स्टूडेंट हूँ। आदरणीय विभा मैम, आज हमने आपको सुना और आपने सच में बहुत कुछ जानकारी और अनुभव हमें आपसे मिले हैं। आपने जैसे कहा कि कुछ भी करने के लिए मन सबसे जरूरी होता है, और आपने ये भी बताया कि चरित्र को प्रस्तुत करने का तरीका जो आपने नाटक और रंगमंच के द्वारा बताया है वो बहुत ही प्रतिभाशाली लगा। और मैंने आज आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और पहले भी आपकी कुछ कविताएं देखी हैं यूट्यूब वीडियोस में। उनमें से मैं यहाँ पर एक कविता का जिक्र करना चाहूंगी या उसकी 2 लाइन पढ़ना चाहूंगी कि ईश्वर बुलाती नहीं कभी तुम्हें भी, ईश्वर बुलाती नहीं कभी तुम्हें भी, पर अब के तुम आओ, पर अब के तुम आओ और करो तुम ही कुछ समाज और दिमाग के कैंसरों को भगाने के लिए। आपकी ये कविता जिसमें आपने कैंसर शब्द का प्रयोग किया है जी, जो कि हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग और भावनाओं को बीमार ही नहीं छलनी करता है, स्त्री की उस गरिमा को लांछित करता है जिसे देवी कहा जाता है। आपकी इस कविता को सुनकर उस सच्चाई को कहे बगैर रह नहीं पाई मैं कि इस समाज को जो कुछ कड़वा सच आपने दिखाया, और मतलब उस कविता के माध्यम से। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा कोई स्पेशल सवाल नहीं है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपकी जो कविताएं पढ़ी और या अभी जो आपके बारे में सुना कि मैं उन भावों को सही से समझ पाई हूँ कि नहीं समझ पाई हूँ। भावों को सही से समझ पाई हूँ कि नहीं समझ पाई हूँ। देखिए इसके ऊपर इस कविता पे और उसके भावों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये देखिए कि ये कविता जो है वो स्त्री भाव की कविता है। और स्त्रियों को हम जिस तरीके से डेरोगेट करते हैं, डिमीन करते हैं, ये उसको लेकर के, और खास करके फीमेल ऑर्गन्स को हम जितने खराब तरीके से और बल्कि वल्गैरिटी के साथ देखते हैं, ये उसके ऊपर है। और उसको मैंने कनेक्ट किया है कि अगर ये फीमेल ऑर्गन्स ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। और
ये फीमेल ऑर्गन्स उपेक्षा के कारण कैंसर और इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो इसलिए मैं ईश्वर पर भरोसा विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो जो सारे लोग जो ईश्वर की बात करते हैं, तो अगर तुम वो ईश्वर हो तो आओ और संभालो। इस दिमाग में जो लोगों के कैंसर भरा हुआ है, देह के कैंसर का तो इलाज हो जाएगा, दिमाग के कैंसर का इलाज कौन करेगा? वो तो हमको खुद ही करना होगा, लोगों को खुद ही करना होगा। मैं किसी का इलाज, आप किसी का इलाज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली इस कविता का भाव है और बहुत विचार उत्तेजक कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस कविता को पसंद किया। जी धन्यवाद मैम। आइए अपने आप आइए, अब अगले प्रश्न करता है कविता जी आप पूछना चाहती हैं? जी अरुण जी को आमंत्रित कर दो। अरुण जी आप सवाल पूछिए अपना। आदरणीय विभा रानी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी विद्वतजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे आपकी द्वारा प्रस्तुतिकरण का बहुत ही अच्छा और गहन अध्ययन के साथ में ये विस्तृत जो आपने क्या नाम जानकारी दी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्रश्न है, रंगमंच में नाटक पर आत्मविश्वास की भूमिका कितनी प्रतिशत है व इसकी अनुपस्थिति में हम मंच पर क्या अपना प्रस्तुतिकरण दे सकेंगे या दे सकते हैं? एक बार और कुछ क्योंकि थोड़ा रंगमंच पर मैं बोलता हूँ, रंगमंच पर नाटक में आत्मविश्वास की भूमिका कितनी प्रतिशत होती है या होनी चाहिए वह इसकी अनुपस्थिति में हम मंच पर क्या अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल ऐसा है कि आत्मविश्वास एक मेंटल स्टेट है और जिंदगी में बगैर आत्मविश्वास के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें घर में खाना भी मिल जाए और मेरे अंदर वो आत्मविश्वास की कमी रहेगी कि पता नहीं इस खाने में क्या है, तो हम खाना भी नहीं खा सकते। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। रंगमंच पर जाने के लिए भी आत्मविश्वास की जरूरत है। जब आप स्टेज पे चढ़ें तो आप मन में जान करके, मन में संकल्प लेके चलें कि आई एम द बेस्ट। द मोमेंट यू विल थिंक कि आई एम द बेस्ट, वो आत्मविश्वास आपके पास आएगा और आप बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। उस समय मान लीजिए कि आप संवाद भूल जाते हैं या सिचुएशन भूल जाते हैं, तो आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आप ट्राई करेंगे कि मैं कैसे इसे मैनेज करूं। इसे मैं आपको अपने उदाहरण से देती हूं कि इंदौर में जब भीष्म साहनी की जन्मशती मनाई जा रही थी, तो इंदौर में सूत्रधार नाट्य ग्रुप है सत्यनारायण व्यास जी का, उन्होंने मुझे भीष्म साहनी की एक कहानी का एकल मंचन करने के लिए कहा। मैंने खोजे और समाधि भाई राम सिंह नाटक मैंने तैयार किया और मैं लेकर के गई। बहुत ही चुनौतीपूर्ण नाटक था और मेरे डायरेक्टर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। वो चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे तो मैं भी थोड़ी सी शेकी थी, जबकि मैं लगातार एकल नाटक कर रही हूँ। नाटक शुरू होने के 5-7 मिनट पहले, और वहां पर एक हर जगह ये होता है कि सारे जर्नलिस्ट आते हैं, पत्रकार आते हैं और आप नाटक की मानसिकता में है, परफॉर्मेंस की मानसिकता में, लेकिन वो आपसे पूछ करके जाते हैं कि ताकि उनको जाकर के वो रिपोर्टिंग करें। वो उनके पास पूरा नाटक देखने का समय नहीं होता है। तो उन्होंने हमसे पूछा 2-4-10 लोग आते गए, पूछते गए, और अचानक मुझे लगा 5 मिनट पहले कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शो का समय हो गया था। अब मैं ये कह भी नहीं सकती कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ तो मैं अब नाटक नहीं करूंगी। हॉल खचाखच भरा हुआ है 200-250 लोगों से। मैं शो मैंने शुरू कर दिया। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, जोशी जी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं सब भूल गई हूँ। उन्होंने कहा तुम जाओ स्टेज पे, जो होगा देखा जाएगा। मैं गई, शुरू किया, और उसके बाद बिलीव मी कि मैं सब कुछ पहले से, चूंकि मेरा आत्मविश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया था, तो मैं बहुत भूलने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से कौन सी चीज, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा आत्मविश्वास मंच का और सामने दर्शकों के लिए कि वो दर्शक कहाँ से उठ के आए हैं,
मैं उनको निराश नहीं कर सकती, तो मुझे परफॉर्म करना है। और मैंने उस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए फिर मैंने उसको परफॉर्म किया। मेरे साथ जो म्यूजिक के लिए जो बच्चा गया था वो टोटली कंफ्यूज हो गया। उसने डायरेक्टर को देखा, डायरेक्टर ने कहा तू शांत बैठ, कुछ मत कर, वो जब इसको जैसे करना है करने दे। म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक बजा ही नहीं, लेकिन वो नाटक का अपना जो परफॉर्मेंस था, उसका पावर था। किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नाटक में म्यूजिक नहीं है। और जब नाटक खत्म हुआ तब उसके बाद लोगों के स्टैंडिंग ओवेशन मिले। तो ये जो है, थैंक यू सो मच, ये जो है कि ये आत्मविश्वास आपको बना करके रखना होगा कि द शो मस्ट गो ऑन। और सामने जो अगर एक भी दर्शक बैठा हुआ है तो वो आपके लिए आया हुआ है, उसको निराश करने का मुझे कोई हक नहीं है। अगर मैं उसको निराश करती हूँ तो मैं उसके लिए अपराध करती हूँ, उसके प्रति अपराध करती हूँ, जिसके लिए मुझे कभी कोई माफी नहीं दे सकता है और मुझे माफी मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपराधी हूँ। आदरणीय जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, कृपया अगर मुझे आदेश मिले तो मैं कर सकता हूँ। जी जी। अरुण जी, दूसरों को मौका दे दीजिए। कृपया एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा आदरणीय, एक छोटा सा प्रश्न। बस। इसके बाद पहले भारत जी पूछ ले, इसके बाद पूछ लीजिएगा। भारत जी आई, आप पूछ लीजिए। जी नमस्कार। मैं संपूर्ण विद्वत समाज को प्रणाम करता हूं और आदरणीय विभा जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं मुख्य रूप से संस्कृत से हूं। तो संस्कृत के अंदर सूत्रधार की परिकल्पना की गई है, नाट्य सूत्रम धारयति इति सूत्रधार। तो आजकल का जो थिएटर है, रंगमंच है, तो उसमें सूत्रधार की जो परिकल्पना है वो क्या वास्तव में उसको प्रस्तुत किया जाता है अथवा नहीं, यह जानना चाहता था मैं। नहीं, देखिए, जब संस्कृत नाटक में जब आप उसकी शास्त्रीय व्याख्या करते हैं, जब संस्कृत नाटकों के हिसाब से जब आप नाटक करते हैं, उसमें आपको सूत्रधार, नटी और सूत्रधार की भूमिका आपको नजर आएगी, आपको डालना पड़ेगा। या फिर आप नाटक का वो डिजाइन करते हैं जिसमें आपको लगता है कि हमें सूत्रधार और नटी को रखना है, तो हम उसको रखते हैं। आज नाटक का कलेवर टोटल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। वैसे में आजकल डायरेक्ट हिट करने का समय है। आजकल सूत्रधार की भूमिका को बनाने और उसे समझाने के लिए, पहले नाटक देखिए 2 से 2.5 घंटे के होते थे, आजकल नाटक 1 से 1.25 घंटे का होता है, मैक्सिमम 1.5 घंटे का होता है। तो उस 1.5 घंटे में हम आधा घंटा सूत्रधार को दे देंगे तो नाटक ढीला पड़ेगा। लेकिन जिन नाटक में, जैसे मेरा एक नाटक है अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, उसको मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया कि मुझे उसमें मैंने एक लोक कथा का सहारा लिया है। तो लोक कथा का सहारा लिया तो उसमें मैंने सूत्रधार और नटी की परिकल्पना की है और उसमें मैं उसको लेकर के आई हूँ। लेकिन बाकी दूसरे जो नाटक या जिसके प्रेग्नेंट फादर की जिक्र जैसे रक्षा जी ने किया, या दूसरे नाटक हैं आओ तनिक प्रेम करें, दूसरा आदमी दूसरी औरत, मियाँ मुसलमान, इन सब में कहीं पर भी मैं नहीं लेके आई हूँ। तो आज के नाटक की जो जरूरत है, हमें शास्त्रीय, वो हमारे लिए बेस है। संस्कृत नाटक या संस्कृत जो उसकी जो परिभाषाएं हैं, या भरत मुनि के जो नाट्य सिद्धांत है, वो हमारा बेस है। या वेस्टर्न थिएटर का जो सिद्धांत हमारा बेस है। लेकिन उस बेस पर खड़े होकर, उस पिज्जा बेस पर रख करके हम अपनी टॉपिंग अपने हिसाब से करेंगे। जी शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, और पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे, पूछिए। नमस्कार। मेरा प्रश्न है, अपने जो साथी रंगकर्मी होते हैं जी, उनके प्रस्तुतिकरण का हमारे प्रस्तुतिकरण पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि जो अच्छा प्रस्तुता होता है, अच्छा एक्टर होता है, वो केवल अपना दिखाने की कोशिश में नहीं रहता है। अगर उसे मालूम है कि मेरा को आर्टिस्ट जो है वो थोड़ा कमजोर है, या थोड़ा वो या मेरे से कम लेवल का है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो उसको भी सहारा दे करके ले। वो उसको वैसे ही कि घर में आपका अगर बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, तो 7 साल का बच्चा हमारी स्पीड से नहीं चलेगा, तो हमको उसके लिए लेकर के चलना होगा और उस हिसाब से लेकर के चलना होगा कि उसे भी सपोर्ट मिले। और ऑडियंस, द मेन थिंग इज ऑडियंस।
क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे हैं और मेरा को आर्टिस्ट अगर कमजोर है और मैं बिल्कुल अपने उसमें कि मैं तो दिखा दूंगी जी कि मैं तो मैं हूँ, भाले भाड़ में जाए मेरा वो को एक्टर, ऑडियंस को दिखता है और ऑडियंस फिर हमें अप्रिशिएट नहीं करेगी। वो कहेगी देखो वो आई थी विभा रानी, अपने आप को बड़ा दिखा रही थी, उसको ध्यान ही नहीं कि उसका को आर्टिस्ट क्या कर रहा है। अरे को आर्टिस्ट किस लिए है? एक दूसरे के साथ समायोजन के लिए है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा उद्देश्य उस नाटक को पूरा मंचित करना है, न कि केवल अपनी अकेली प्रतिभा जतानी है। तो इसलिए उसको लेकर के चलना जो अच्छा एक्टर और समझदार एक्टर होता है वो करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। अगर मुझे क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जी जी जरूर पूछिए। इससे पहले पीछे एक और पूछना चाह रहे हैं आपसे बालाजी, एक मिनट समझ चाहूंगा। पीछे वो पहले भी आप पूछिए, मैं नाम इसमें आपका नहीं देख पा रहा हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? हाँ पूछिए, आप पहले भी बहुत अच्छा पूछिए। मैं आदरणीय है विभा जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि वॉइस मॉड्यूलेशन वो नाटकों में भी उसकी आवश्यकता होती है, तो इसकी सामान्य जो तकनीक क्या है, आप इसे किस प्रकार सीखा जा सकता है, इस बारे में कुछ आप सुझाव। ये वॉइस मॉड्यूलेशन का जो है वो हमारा पूरा कोर्स होता है, इसे मैं एक उदाहरण देकर के नहीं समझा सकती। आप वो कोर्स आपको अगर चाहिए तो आप वो कोर्स हमारे ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या जरूरी है वो हम आपको बताते जाएंगे। और ये निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नाटक कर रहे हैं और या हम अभिनय कर रहे हैं तो हमारे अभिनय के अलग अलग रूप होते हैं, और वॉइस मॉड्यूलेशन एक ही कलाकार एक ही इसमें जो है वो नहीं कर। जैसे मान लीजिए मैं अब आपको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक मैं देता हूँ, मैं दो आपको देती हूँ। हीरे की परख करना सबके बस की बात नहीं, हीरे की परख करना सबके बस की बात नहीं, हीरे की परख करना सबके बस की बात नहीं, हीरे की परख करना सबके बस। जी। तो अब आप किस सिचुएशन में आप हैं, आपका कलाकार, आप एज एन एक्टर वहां हैं, लेकिन करेक्टर किस में है उसके हिसाब से आपको करना होगा। एक लाइन में ही आप उसके 10 उसके कर सकते हैं। हीरे की परख करना सबके बस की बात नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। सीखना पड़ेगा, ये अभ्यास पर जी, बिना अभ्यास के तो वो तो कहावत है, कह गए हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो रसरी से सिल पर निशान पड़ते हैं जी, बिना अभ्यास के कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जी आप पूछना चाह रहे थे? विभा जी मैं कुछ पूछ सकती हूँ? अनम्यूट कर लीजिए भारत जी, अनम्यूट करिए। जो मेरे लिए समय की कोई सीमा नहीं है। हाँ भरत जी आ गए, भरत जी आप पूछ लीजिए पहले। हाँ जी, जो वर्तमान थिएटर है वो पहले वाले थिएटर से, जो आज से 25-30 साल वाले पहला जो थिएटर था उससे में काफी बदलाव आया है। ये निश्चित तौर पे बदलाव आया है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने कभी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक कॉलेज में किया था, इसका अभिनय किया था, और जो वहाँ डायलॉग्स थे, संवाद थे, उसमें बड़ा धीमापन था। और उस प्रक्रिया को जब मैंने फेस किया तो मुझे ऐसा लगा कि आज के दौर में शायद वो दर्शक उसको ना देखना चाहे। तीव्र गति आ चुकी है, द्रुत गति से डायलॉग्स किए जा रहे हैं। जो वहां मर्यादा थी उस वक्त डायलॉग्स को निभाने की, एक कृत्रिम डायलॉग्स का एहसास होता था। अब का दौर और उस दौर में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में कि हम लोग जो चेंज आया है, जो आज से पहले का चेंज था, यानी कि हम ये कह लें कि जो पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में
जो चेंज है, उस चेंज वो थिएटर पे भी निस्संदेह वो दिखाई देता है, तो उसको आप कैसे मतलब दर्शाना चाहेंगे? देखिए, जो समाज में बदलाव है, हम बदलाव के हिसाब से ही तो चलेंगे। बिल्कुल, आपकी भाषा में बदलाव है, हमारे जो पुरखे पहनते थे उन और हम आज और आप आज जो पहनते हैं उसमें बदलाव है। हमारे पुरखे जो खाते पीते थे और हम आज जो खाते पीते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे जो खाते पीते हैं उसमें बदलाव है। तो हम उन सारे बदलावों को लेकर के चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम थिएटर में हम उसी पुराने समय को और उसी को लेकर के हम चलेंगे। आपको करना है, आपको अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों नहीं करना, वो उसमें कोई शिथिलता नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपके उसके पूरे प्रस्तुतिकरण में कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी कि उसमें वो शिथिलता आई होगी, या जिसका भी नाटक रहा होगा। आज महसूस होता है। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम शिथिल नाटक नहीं है। बहुत नाटक करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए वो एनर्जी की जरूरत है। अगर मैं अभी आपसे बोल रही हूँ तो मैं फुल एनर्जी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा परफॉर्मेंस है। मैं स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के स्टेज पर हूँ, तो मैं उस एनर्जी के साथ अगर मैं बोलिए नहीं, वो अभिज्ञान शाकुंतलम स्लो नाटक नहीं है। तो आपको क्या आप नहीं भी स्लो रहेंगे तो भी आप भी हमारी तरह ऐसे हो जाएंगे। तो हमको क्या कैसे प्रस्तुत करना है, इस पे हमको ध्यान देना होगा। चाहे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम करें या रघुवंशम करें, या फिर जो है सेल्समैन रामलाल करें, या एक था गधा करें, या फिर समाधि भाई राम सिंह करें। आपको कलाकार की एनर्जी और डायरेक्टर की एनर्जी, डायरेक्टर का की सोच, वो बहुत जरूरी है। होता ये भी है कि हम प्रॉपरली थिएटर को कंसीव नहीं कर पाते हैं और हम मान करके चलते हैं कि अरे नाटक थिएटर डायरेक्ट करना कौन सी बड़ी बात है, डायलॉग बोलना कौन सी बड़ी बात है। तो हम जो है जो एक्टर आता है उसको केवल डायलॉग डायलॉग बोलना है ना, पिताजी मैं जा रहा हूँ। अरे पिताजी मैं जा रहा हूँ, वो किस परिस्थिति में बोल रहा है, उसके बोलने उसके पीछे क्या चीज है, क्या पूरा उसका समय सापेक्ष रहा है। जब तक वो नहीं है तब तक पिताजी मैं जा रहा हूँ तो एक स्टेटमेंट है, उसके बैकग्राउंड को आपको पकड़ना होगा और तभी जो है वो करना होगा। तो ये तुलना नहीं है कि पहले के नाटक में ये होता था। अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी हो रहे हैं, लोग करते हैं आज भी। रघुनंदन नाटक आज भी वो संजय उपाध्याय जी ने सोच के निकाला और उसको किया। तो नाटक अभी भी होते हैं और क्लासिकल नाटक भी होते हैं। आप किस तरीके से उसे कंसीव करते हैं, ये डायरेक्टोरियल सोच है, उसको कितना वो लेकर के इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है, ये उस पर नाटक या कुछ भी फिल्म है या कुछ भी सारी चीजें वो उस पर डिपेंड करता है। एनर्जी लेवल पे जो ऊर्जा का स्तर है, सोच, दृष्टि, सबसे पहली बात है कि दृष्टि, वो दृष्टि ही जो है हमको खूबसूरत या बदसूरत या हमारी प्रस्तुति को अच्छा या बुरा बनाती है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी। और कोई प्रश्न करता? जी मैम मेरा निवेदन है, वो लोग पूछ चुके हैं, उनके अलावा कोई अगर और आए तो रक्षा बात करना चाह रहे हैं। रक्षा हेलो, इसे शुरू कर दिया तो एक बार इसे पूरा करने देते हैं जब तक अपना कैमरा ऑन करती है। अर्पिता जल्दी से पूरा कर दो, उसके बाद रक्षा जी पूछ रही हैं। जी मैम। मैम आज भारत जैसे देश में लोग नाटक को जरा जोर से बोलिए, मेरे पीछे बहुत शोर है इसलिए आपको जोर से बोलना पड़ेगा। जी, आज भारत जैसे देश में लोग नाटक को बच्चे के शुरुआती समय में बहुत पसंद करते हैं। वही माता पिता बच्चे के बड़े होने के बाद किताबों को थमा देते हैं। ऐसे में एक बच्चा नाटककार कैसे बन सकता है और ये समस्याएं क्यों हैं? ये तो आप खुद से अपने आप से पूछिए। मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम शादीशुदा होने के बावजूद और 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद अगर वो प्रण लेती है कि मुझे खेल अपना जारी रखना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर जिद है तो वो जिद आपको असर्ट करना पड़ेगा। हम पेरेंट्स पे या पेरेंट्स बच्चे पर या टीचर स्टूडेंट पर और स्टूडेंट टीचर पर वो डालें तो वो चीजें नहीं चलती हैं। फाइनली लाइफ किसकी है? आपकी है। लाइफ आपकी अफेक्ट होगी, अच्छी या बुरी आपकी बनेगी। तो मराठी में कुसुमाग्रज बहुत अच्छे साहित्यकार और शिल्पकार और कवि हो गए, साहित्यकार हो गए। उनका मराठी में एक लाइन है, तूच आहे तुझा जीवनाचा शिल्पकार। मतलब
तुम खुद हो अपने जीवन के शिल्पकार, तो आपको अपना जीवन खुद बनाना है। अब उसमें पेरेंटल सिचुएशन बहुत क्लियर है, वो आपके ऊपर 20 लाख रुपए खर्च करके आपको पढ़ाते हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि आप कोई ऐसा अनसर्टेन धंधा करें। वो कहेंगे हाँ भाई MBA करो, नौकरी करो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, तो उसको वो कैश क्रॉप की तरह इधर पैसा फेंका और उधर से हमको पैसे मिलने चाहिए। तो उनका तो लक्ष्य बहुत साफ है। आपको क्या करना है, आप देखिए बहुत एक से एक लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर का पेशा छोड़ करके, इंजीनियरिंग का पेशा छोड़ करके फिल्म में आए हैं, टेलीविजन में आए हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं, चुनौतियां झेली हैं, 10-10 साल बेरोजगार रहे हैं, 15-15 साल बेरोजगार रहे हैं। रक्षा जी आप आप पूछिए। रक्षा जी। मैम मेरी एक जिज्ञासा है जी, प्रश्न से ज्यादा जिज्ञासा है, या यूं कह सकते हैं कि रंगमंच के प्रति मेरी एक चिंता है कि जैसे अभी एक बच्ची ने भी प्रश्न किया कि मैं रंगमंच से जुड़ी हूं लेकिन बाद में फिल्मों में जाना चाहती हूँ। तो इतने प्लेटफॉर्म आज आ गए हैं मनोरंजन के डिजिटल, तो उसमें जो आपका अभी तोको रूम थिएटर है वो तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम बच्चों को कैसे प्रेरित करें, या हम ना भी प्रेरित करें, तो एक मेरा ये प्रश्न है कि एक बच्चा क्यों रंगमंच से जुड़े, क्यों रंगमंच की तरफ आए, जबकि उसको लगता है कि फिल्मों में मेरा ज्यादा फोकस रहेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, या जो भी है उसको एक शोहरत मिलेगी। तो आप क्या अपनी तरफ से एक टिप्स देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो रंगमंच से क्यों जुड़े? देखिए थोड़ा सा अभी तो को थिएटर के बारे में इधर भी बता दीजिए सबको, थोड़ा सा जबकि हाँ मैम बताएंगी जी। हाँ मैम भी बताएंगी। मैम कई लोग पूछ भी रहे हैं। अभी तो को इसका पूरा नाम है अक्षर विश्व का तोष एवं कोश। यह हमारा एक ग्रुप है, NGO सॉर्ट ऑफ है, और इससे हम थिएट्रिकल एक्टिविटीज करते हैं, और इससे हम अवितोको रूम थिएटर भी करते हैं और अवितोको सोलो थिएटर भी हम करते हैं। इसके माध्यम से हम गीत गायन भी हम करते हैं। जैसे अभी हमारा 27 सितंबर को एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसपे प्ले टू मी PLAYTOOME प्ले टू मी पर आप अगर जाएंगे नेट पर www.play2me.com पे, तो उसमें हमारा 27 सितंबर को रात 8 बजे गाली गीतों का प्रोग्राम है। तो ये मंच है अवितोको जो लोगों के अलग अलग विकास के लिए, माध्यम से विकास के लिए काम करता है। थिएटर के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से उनके विकास पर काम करता है। लोग आते हैं, हमसे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं और फिर अपना वो परफॉर्म करते हैं। ये तो थिएटर की बात, अभी तो को रूम थिएटर की बात हो गई। अब आते हैं हम रक्षा जी के सवाल पर। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि देखिए, आप अगर फिल्म में आना चाह रहे हैं आपका स्वागत है, लेकिन फिल्म ऐसा नहीं है कि फिल्म कोई हॉट केक है और आप आए और आपके लिए बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट में आइए सर, आइए मैडम, बैठिए, ये मेन्यू कार्ड है और उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं, आप फिल्म का रास्ता बहुत ही दुरूह है। आप ये मान करके चलो, और जो बाहर से आने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो पहले से जमे हुए हैं, जो फैमिली एंड जनरेशन टू जनरेशन है, रास्ते उनके लिए भी उतने ही मुश्किल है। उनके लिए रास्ते इसलिए थोड़े आसान हो जाते हैं कि उनको किसी का दरवाजा क्रैक नहीं करना पड़ता है ना। अगर करीना कपूर को करण जौहर का नंबर कहाँ से मिलेगा इसकी चिंता उनको नहीं करनी है, जिसकी चिंता हमें और आपको करनी होगी। तो हमारे और आपके लिए रास्ते बहुत दूर हैं, लेकिन उन सबके बावजूद जो बहुत बेसिक चीज है वो है एक्टिंग की जानकारी। आपके अंदर वो स्पार्क तो होना चाहिए, आप कितने भी खूबसूरत हों, लेकिन वहां जाने के बाद वो तो दिन रात दिन भर में सैकड़ों ऑडिशन लेते हैं और उनको तो आपकी शक्ल से वो पता चल जाएगा कि इनमें स्पार्क है या नहीं। फिर आप कहेंगे अरे मैं तो 5 साल से भटक रही हूँ, मेरे को कोई अवसर नहीं देता, कुछ ये नहीं होता। आपको मेहनत करके अपने एक्टिंग स्किल को निखारना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कहीं भी जाने की सोच सकते हैं। दूसरी चीज, आपको तय करना होगा
कि आपको एक सर्टेन अमाउंट वाली नौकरी करनी है, 9 से 5 की नौकरी करनी है, घर आना है, या आपको इस क्रिएटिव लाइन के जंगल में भटकना है। भटकेंगे, आपको नई नई चीजें मिलेंगी, पैसे शायद ना मिले, पैसे शायद बहुत मिले, लेकिन आपको नए नए अनुभव मिलेंगे। और क्रिएटिव लाइन ऐसे ही चलता है, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव लाइन हो। तो नाटक क्यों सीखें? नाटक इसलिए सीखेंगे, थिएटर इसलिए सीखेंगे क्योंकि उनको अगर आगे बढ़ करके फिल्म या टीवी और उसमें जाना है तो उनको नाटक, उनको एक्टिंग तो सीखनी चाहिए। और सिर्फ केवल एक्टिंग, नाटक का मतलब केवल एक्टिंग नहीं है, नाटक का, रंगमंच का मतलब एक पूरी की पूरी डिसिप्लिन है। तो ये पूरी की पूरी डिसिप्लिन के लिए, और फिल्म में भी वो डिसिप्लिन है। ऐसे ही अगर आपका शो, आपका कॉल टाइम है 5 बजे, तो आप कहेंगे करे मैं 5 बजे शाम में जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो नो, गए आप। अगर 5 बजे, या तो आप उसके लिए आप सलमान खान बनिए, लेकिन सलमान खान भी जब पहली बार फिल्म उन्होंने की होगी तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मेरे डायरेक्टर ने कॉल शीट दिया है, 7 बजे सुबह बुलाया है तो मैं 9 बजे रात में पहुंचूंगा या नहीं ही पहुंचूंगा। ऐसा नहीं होता है जब आप उस स्टेटस पे आते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आप बच्चन जी की तरह डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि अगर उन्हें 7 बजे का समय है तो वो 6:45 में सेट पर हाजिर होते हैं, और वो दूसरों के लिए प्रेसिडेंट स्थापित करते हैं कि अरे बच्चन जी का टाइम है आज, बच्चन जी चलो चलो सबको जल्दी पहुंचो। तो वही लोग कैसे जल्दी पहुंचते हैं? तो ये सारी चीजें आपको, एक पूरा थिएटर एक फुल बॉडी है, सर से लेके पांव तक। आप नाखून को काट के अलग नहीं कर सकते, तो किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को अक्वायर करना होगा पूरी मेहनत से, और फिर आप जाकर के पूरी तैयारी के साथ आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लोग देखेंगे, आपके ऊपर लोग ध्यान देंगे। बिना तैयारी के जाएंगे कोई नहीं ध्यान देगा। धन्यवाद। हेलो हेलो, आपका आभार। हेलो सर। जी मेरा एक सवाल है सर। जी जी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ले लीजिए बस। जी जी, ये आज के सत्र का तो आप आखिरी आपकी प्रश्न रहेगा। हाँ, तेजल जी पूछिए सवाल अपना। तेजल जी नमस्ते सर। विभा जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ, जरा जोर से बोलिएगा प्लीज क्योंकि मेरी मजबूरी है बैकग्राउंड। जी 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 मैडम मेरा सवाल ये है कि थिएटर और रोजगार, इन दोनों को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सफलतापूर्वक कहाँ तक ले जा सकते हैं? हो गया आपका सवाल? जी जी मैडम जी। बहुत अच्छा सवाल है। हम, हाँ, क्योंकि ये हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि थिएटर मीन्स ऑफ आवर लाइवलीहुड। अब इसमें जो है कि थिएटर को क्या हमने, कहाँ पर थिएटर को हमने कितना डिकोड किया है, थिएटर को क्या हमने सिर्फ प्रोसीडियम थिएटर तक ही जोड़ के रखा है, या थिएटर को हमने जिंदगी के दूसरे एंगल पर भी ले जा करके हमने जोड़ा है। अब जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं थिएटर तो करती हूँ, थिएटर के साथ में थिएटर सिखाती हूँ, एक एंगल हो गया। मैं दूसरे जो ट्रेनिंग लेती हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेती हूँ, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो मैं थ्रू थिएटर लेती हूँ। तो मेरा यूएसपी क्या है? लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं, मैं थिएटर के थ्रू उनको डील करती हूँ। तो मेरा थिएटर वहां मुझे काम देता है और मुझे वहां से रोजगार मिलता है। आप बुलाएंगे, जिस दिन धिंगरा साहब बुलाएंगे मुझे कि आप आइए और टाइम मैनेजमेंट पर हमारे बच्चों को सिखाइए, तो मैं थिएट्रिकली उनको सिखाऊंगी। तो मेरा थिएटर मुझे वहां पर हेल्प कर रहा है और हमें जो है, हमें एक रोजगार मिल रहा है। नंबर उसके बाद क्या है, मैं अगर और कहीं पर भी मैं कुछ भी अगर काम करी हूँ, जैसे थिएटर मैंने कहा, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैं 27 तारीख को मैं गाली गीत गा रही हूँ। अब ये गाली गीत मैं ऐसे ही बैठ करके हारमोनियम बजाते हुए मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी मैं ऐसे। मैं उसको थिएट्रिकली लेकर के जाऊंगी ताकि मेरा थिएट्रिकल नॉर्म जो है और मेरा थिएट्रिकल अप्रोच मेरे सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है उसके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और उसको मैं उसको खींच करके रखूंगी। अगर मैं ये सब थिएट्रिकल एंगल्स नहीं अख्तियार करूंगी तो मेरा प्रोग्राम जो है बहुत
बहुत ऐसे जो अभी उन्होंने कहा कि बहुत सुस्त नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वो वैसा सुस्त हो जाएगा। तो थिएटर के को क्रैक कीजिए, उसके अलग अलग एंगल खोजिए, बच्चों को थिएटर सिखाइए, बड़ों को थिएटर सिखाइए। और अभी जैसे रक्षा जी ने कहा कि थिएटर क्यों सीखें, थिएटर केवल एक्टर बनने के लिए मत सीखें, थिएटर अपने आप को पॉलिश करने के लिए सीखें। हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, सभी को कम से कम जिंदगी में एक बार, और नहीं तो मेरा ये कहना होता है कि साल में जैसे हम हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, वैसे ही आप थिएट्रिकल चेकअप के लिए जाइए और साल में एक बार कम से कम आप थिएटर जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपको शेप करता है, आपको आपके भीतर को के बहुत सी टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिन्स को वो निकालता है और आपको इंटॉक्सिकेट करता है। जी बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। माध्यम है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल प्रोसीनियम थिएटर तक आप रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे फिल्मों के गायक हैं, अगर केवल वो सिनेमा में ही गाएंगे तो जिंदगी में 4 या 5 या 20 या 25 वो करेंगे, लेकिन उनके जो गाने हैं, उन गानों के कारण उनको स्टेज शो मिलते हैं, तो वो स्टेज शो जा करके करते हैं, या अलग अलग जगह बुलाए जाते हैं तो वहां जाके वो गाते हैं, तो उनको रोजगार मिलता है ना भाई। तो वैसे ही आप, जैसे हमने रूम थिएटर की कल्पना की, आप टोली बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए, आप चले जाइए सभी के पास, और थिएटर करने के लिए शर्म करने की और पैसे मांगने में शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बगल में जाते हैं, आप करते हैं। एक आदमी समोसा भी खरीदता है तो फिर समोसा वाला मुफ्त में नहीं देता है ना, वो पैसे लेता है। पान भी वाला भी पैसे लेता है। आप थिएटर कीजिए, आंचल फैलाइए, अपना गमछा फैलाइए कि इसमें आपको जो देना है आप दीजिए, और अगर नहीं देते हैं तो दूसरे दिन उनके पास उनको थिएटर मत दिखाइए। बहुत लोग हैं जो आपके इस जज्बे को सलाम करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। जी जी, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका विभा मैडम। इससे पहले कि मैं हमारे साथी डॉक्टर नेहाल अहमद को आमंत्रित करूं धन्यवाद के लिए, इस कार्यक्रम में कल का हमारा जो कार्यक्रम है वो है डिजिटल माध्यम और साहित्य, डिजिटल माध्यम और साहित्य, और हमारे साथ कल जुड़ेंगी प्रोफेसर पूनम जैन। तो मेरा सब साथियों से ये आग्रह है कि आप भी आए और लोगों को भी इसमें जोड़ें। कल हम लोग फिर जुड़ेंगे एक बार 5:30 बजे, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। कविता से शुरू होकर कल हम लोग पहुंचेंगे डिजिटल तक। 2 पंक्तियों के बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर नेहाल अहमद को धन्यवाद के लिए। जब चल पड़े फिराक तो मंजिल की फिक्र क्या, जब चल पड़े फिराक तो मंजिल की फिक्र क्या, जो भी आए दौरे फलक देख। तो ये दौरे फलक हम लोग देखे चले, और इसी दौरे फलक को देखने के क्रम में मैं नाम पुकार रहा हूँ डॉक्टर नेहाल अहमद का। वो आए और हमारे आज की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता विभा जी का धन्यवाद अपने शब्दावली से हमको आइए लाभान्वित। डॉक्टर नेहाल अहमद। बहुत बढ़िया विभा जी, आप धन्यवाद ढींगरा सर। नमस्कार सभी को। ढींगरा जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स तथा महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन के सहयोग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय ई कार्यशाला के तीसरे दिन के कार्यक्रम में के पश्चात मुझे धन्यवाद की औपचारिकता पूरी करनी है। तो सबसे पहले मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव चोपड़ा जी का, जिनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद महाकवि जयशंकर प्रसाद फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रोफेसर रमा जी, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, को इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि तथा परिकल्पना के लिए अपने विभाग के साथी प्रोफेसर सुजीत कुमार जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और आशा व्यक्त करता हूं कि भविष्य में भी वे
इसी तरह की परिकल्पना लेकर आते रहेंगे। अब मैं आज की मुख्य वक्ता सुश्री दिभा रानी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी रंगमंच और नाटक से जुड़ी सवालों का निदान पाए और हमारी समस्याएं बहुत हद तक, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं रंगमंच से जुड़े होते हैं एक शिक्षक के रूप में। छात्रों को रंगमंच बहुत बार पढ़ाना होता है, तो बहुत सारा ज्ञानवर्धन उनके द्वारा मिला। अब मैं कार्यक्रम के जो संचालक, हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल धिंगरा जी, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, और हमारे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर आनंद कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी तथा अन्य साथी डॉक्टर पूरन जी, डॉक्टर प्रत्यय और डॉक्टर रश्मि रावत जी का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। डॉक्टर रश्मि रावत जी का विशेष धन्यवाद हुआ इसलिए कि उन्होंने कार्यक्रम के तकनीकी माध्यम को सुचारू रूप से नियंत्रित भी किया है। सोनिया पंजवानी को भी धन्यवाद, उन्होंने सुश्री दिभा रानी जी का परिचय बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। अब मैं विशेष रूप से कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिभागियों, विद्वान, शिक्षक तथा छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके बिना कार्यक्रम की कोई सार्थकता ही नहीं होती। IQAC के संयोजक प्रोफेसर श्रीकांत पांडे जी का धन्यवाद, क्योंकि उनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम अपनी मंजिल को पा सका। उनका अनेक अनेक धन्यवाद। अंत में मैं गूगल बाबा का भी धन्यवाद ज्ञापित कर दूं, क्योंकि इस कठोर समय में जब एक जगह इकट्ठा होना संभव नहीं होता हो, उस समय इनके माध्यम से हम कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। तो गूगल बाबा का भी धन्यवाद, और जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छूट गए हैं उन सभी का धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी का। आप सभी को धन्यवाद। पूरे विभाग का आभार। कल हम लोग प्रोफेसर आनंद कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज विभा जी को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वर्कशॉप की जो संकल्पना है वो साकार हुई है, क्योंकि लेक्चर, व्याख्यान और वर्कशॉप में जो अंतर होना चाहिए, आज विभा जी ने उसको बिल्कुल साकार कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके हम आभारी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप रंगकर्मियों का कितना कीमती होता है। इसके बावजूद आपने इतने धैर्य पूर्वक ये सब किया, और जितने सवाल हो सकते हैं उन सबको आपने एक एक करके तसल्ली बख्श उनका उत्तर दिया, संतुष्ट किया। बहुत आभारी हैं। जी बिल्कुल सही बात। आदरणीय विभा जी, आप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि रंगमंच से काफी समय से कट चुके थे। आपने वो जो पुराना जो समय था उसको रंगीन कर दिया है, और जो भूल चुके थे हम रंगमंच के काफी स्टाइल्स को, जो उसकी शैलियां थी, उसको आपने उसको जीवंत किया है। आपने जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संपूर्ण पटल का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय जयशंकर प्रसाद जो अपना फाउंडेशन है, उनके सभी कार्यकारिणी का, संपूर्ण कार्यकारिणी का भी धन्यवाद करता हूँ, और विभा जी का विशेष धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का आभार। और कल हम लोग 5:30 मिलते हैं, और प्रोफेसर पूनम के साथ डिजिटल माध्यम और साहित्य कल का विषय रहेगा। एक बार फिर आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारा सारा विभाग कल आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। सबको ढेर सारा नमस्कार, सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। हार्दिक आभार। धन्यवाद मैम। मैडम को नमस्कार।